हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज हम लोग लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर में, जिसमें हम लोग कल्टीवेशन ऑफ रोज़ पहली कट फ्लावर क्रॉप को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रोज़ को डिस्कस करेंगे, गुलाब के बारे में, है ना। गुलाब की खेती जो कमर्शियल लेवल पे जिस तरह से की जाती है, औद्योगिक स्तर पर की जाती है, एज अ कट फ्लावर और एज अ लूज फ्लावर। और इसको हम लोग दो तरह से इसी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि गुलाब को ओपन कंडीशन, फील्ड कंडीशन में भी जो है प्रोपोगेट किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, और प्रोटेक्टेड कंडीशन में भी कल्टीवेशन किया जाता है। तो हम दोनों तरह से कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज़ का कल्टीवेशन। पहले उसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रोज़ एक ग्रीक वर्ड है, उसको भी रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। ग्रीक वर्ड में इरोज़ पढ़ते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको रोज़ बोलते हैं। ये यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लव गॉड, है ना। तो ये वर्ड जो है वो ग्रीक का है, ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। और यूनिवर्सली हम गुलाब को एज अ क्वीन ऑफ फ्लावर कहते हैं, है ना। पूरे विश्व में ये क्वीन ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ गुलाब को जो है हम लोग बहुत तरह से सिंबलाइज करते हैं, मतलब अपनी बहुत सारी संवेदनाओं या भावनाओं का प्रतीक मानते हैं गुलाब को, जैसे लव का, एडोरेशन का, इनोसेंस का, है ना, पीस, शांति का, दोस्ती का, अफेक्शन, पैशन। तो ये जो जितने भी तरह की हमारी भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए हम एक प्रतीकात्मक तौर पर गुलाब का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत पहले से होता आया है ना। और तो ये पूरे वर्ल्ड में, अब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही जो है ज़्यादा व्यापार की जाने वाली कट फ्लावर क्रॉप है। मतलब जितने भी तरह का फूलों का व्यापार फ्लोरिकल्चर में होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो गुलाब का होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इंग्लैंड में तो इसको जो है नेशनल फ्लावर जो है माना गया है गुलाब को, है ना। और अपने इंडिया में इट वॉज रिफर्ड इन ओल्ड संस्कृत लिटरेचर एज तरनी पुष्पा, अतिमंजुला, सीमांतिका एट्सेट्रा। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से भी इसका वर्णन है हमारे तमाम संस्कृत के जो लिटरेचर्स हैं, जिसमें इसको तरनी पुष्पा या अतिमंजुला और सीमांतिका के नाम से जाना जाता है। गुलाब इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहा है हम लोगों की लाइफ से कि हमारे बर्थ से लेके डेथ तक लाइफ के हर फेजेस में कहीं ना कहीं हम हर समय गुलाब का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो किसी तरह की सोशल गैदरिंग हो, चाहे वो किसी तरह के रिलीजियस एक्टिविटी हो, है ना, किसी भी तरह का इवेंट हो, तो उसमें जो है हम गुलाब के फूल का इस्तेमाल करते हैं। हम उसको शुभ मान करके उससे जो है अपना हर तरह का जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको हम शुरुआत करते हैं। किसी को प्रेजेंट देना, है ना, कि कोई बीमार होता है तो हम उसे प्रेजेंट देते हैं। मतलब ये भी एक तरह से हम अपनी भावनाओं को जो है गुलाब के माध्यम से हमेशा से व्यक्त करते आए हैं। The growing of roses in India developed with the distillation of roses as mentioned in Ayurveda by Charak around 100 AD, है ना। सब पुराने समय में कट फ्लावर का तो उस तरह से इस्तेमाल इतना नहीं होता था गुलाब का, लेकिन हम लोग गुलाब का ऑयल एक्सट्रैक्शन या गुलाब के इत्र के बनाने के लिए, या उससे उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, तो आयुर्वेद में इसका बहुत पहले से इस्तेमाल होता आया है ना। नेक्स्ट है बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोजेज़, यानी रोज़ की जो मॉर्फोलॉजी है थोड़ा उसको देख लेते हैं कि रोज़ का प्लांट होता कैसा है। तो ज़्यादातर हम लोगों ने रोज़ को एज अ श्रब या बुश टाइप के प्लांट देखे हैं, लेकिन रोज़ जो है क्लाइंबिंग नेचर का भी होता है। यानी कुछ रोज़ की स्पीशीज़ बुशी नेचर की होती हैं जो अपराइट ग्रो करती हैं, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो क्लाइंबिंग नेचर की होती हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, और गुलाब में जो थॉर्न है या इसकी जो इसमें स्पाइंस हैं, ये एक्चुअली मॉडिफाइड लीफ है, जो कि बताता है कि जो है गुलाब जो है एरिड रीजन की एक क्रॉप है
है ना। तो एरिड रीजन के जो पौधे होते हैं उनमें एक एडेप्टेशन होता है। आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत बॉटनी में देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो एरिड रीजन के प्लांट्स होते हैं उसमें ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए कुछ पत्तियाँ, मतलब ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करने के लिए या वाटर कंजर्व करने के लिए कुछ पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तो बिल्कुल गुलाब के साथ भी वही चीज़ है कि गुलाब में कुछ पत्तियां जो है कांटों में बदल जाती हैं और कुछ पत्तियां रह जाती हैं जिससे कि ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस का काम हो सके। ठीक है, तो जो है गुलाब में बहुत सारे थॉर्न्स भी पाए जाते हैं। लीव्स अल्टरनेट होती है, कंपाउंड होती है, ऑडली पिन्नेट विद स्टिप्यूल्स एडहेरेंट टू द लीफ स्टॉक। ये सब इसके बॉटनिकल फीचर्स हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि अल्टरनेट अरेंजमेंट लीफ का कैसा होता है, कंपाउंड नेचर कैसा होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग बॉटनी को रिफ़र कीजिए। फ्लावर्स आर सॉलिटरी और इन कॉरेंस, मतलब जो इसमें पौधे में जो फूल आते हैं, जो इसके बुश में या इसकी जो क्लाइंबिंग प्लांट है इसमें जो फूल आते हैं या तो सिंगल होगा और या फिर क्लस्टर में आएगा, गुच्छे में होगा। कैलिक्स 5 लोब्ड होता है, सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। पेटल्स और सेपल्स जनरली 5 होती हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पेशीज़ ऐसी है जो है रोज़ा सिरेसिया जो स्पेशीज़ है इसमें 4 पेटल्स और 4 सेपल्स ही पाए जाते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल स्पेशीज़ है। इसको आप लोगों को याद रखना है कि गुलाब की कौन सी ऐसी स्पेशीज़ है जिसमें सिर्फ 4 पेटल्स और 4 सेपल्स पाए जाते हैं। कार्पेल्स बहुत सारी होती है, यानी मल्टी कार्पेलरी होते हैं, जो कि लेकिन ओवरी जो है इन्फीरियर होती है ना। इस स्टिग्मा सिर्फ ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है, बाकी ओवरी जो है कैलिक्स ट्यूब के अंदर धसी हुई होती है। इसके फ्रूट्स को बॉटेनिकली हिप्स कहते हैं, HIPS हिप्स बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं और ये बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। साथ ही इसमें दूसरे भी विटामिन पाए जाते हैं जैसे विटामिन A1, B2, विटामिन K, विटामिन E, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में इसके फ्रूट में जो है विटामिन सी का कंटेंट पाया जाता है। तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स वगैरह में कि रोज़ का जो फ्रूट है वो किस विटामिन में रिच है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये विटामिन सी का कंटेंट इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फ्रेशली जो हार्वेस्टेड सीड है, मतलब गुलाब का जो फ्रेशली सीड, अगर फ्रेश सीड कलेक्ट करिए तुरंत फ्रूट से तो वो तुरंत जर्मिनेट नहीं होता क्योंकि उसमें डॉर्मेंसी पाई जाती है। तो गुलाब का सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं करता, ये भी एक प्रॉब्लम है गुलाब में, इसलिए भी हम लोग गुलाब को सीड से बहुत कम प्रोपोगेट करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ रोज़। तो यूज़ और इम्पॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गुलाब का जो है बहुत सारे यूज़ हैं और बहुत सारा इसका महत्व है। जैसे इसको यूज़ को हम लोग 2 कैटेगरी में समझ सकते हैं। एक तो है कि फ्रॉम द लैंडस्केपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और दूसरा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, है ना। तो लैंडस्केपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सजावट के तौर पर देखा जाए तो ये गार्डन में डिस्प्ले के तौर पे यूज़ करते हैं हम लोग। क्लाइंबिंग और रैम्बलिंग टाइप के रोज़ को हम लोग वर्टिकल गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं, है ना, वॉल वगैरह पे ट्रेन कराने के लिए। एज अ हेज और एज, हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में लैंडस्केपिंग पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हेज और एज क्या होती है। तो उसमें क्योंकि ये बुशी नेचर का प्लांट है तो हेज और एज बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिनिएचर रोज़ को एज बनाने के लिए और जो टॉल रोज़ होते हैं उसको हेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही रॉक गार्डन में रॉकरी पर प्लांट करने के लिए पॉट प्लांटेशन भी हम इसका करते हैं, यानी गमलों के में भी उगाते हैं, और हैंगिंग बास्केट। तो ये जो इतने तरीके हैं ये सब लैंडस्केपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुलाब का इस्तेमाल है। साथ ही साथ कमर्शियल मतलब औद्योगिक या व्यावसायिक भी इस्तेमाल है गुलाब का और महत्व है। जैसे इसका लूज फ्लावर के तौर पर इसका कल्टिवेशन और इसका जो है ट्रेडिंग करना, जैसे कि आप देखते हैं गुलाब की जो है लूज़ फ्लावर जो देसी वाला गुलाब होता है उससे माला वगैरह बनती है या दूसरे तरह के ऑर्नामेंट्स बनते हैं या बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें बनती हैं, या फिर एज अ ड्राई फ्लावर के तौर पर, मतलब लूज़ फ्लावर को ड्राई करके और फिर उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी किया जाता है। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ कट फ्लावर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है कमर्शियल लेवल पर, और कट फ्लावर के लेवल पर कट फ्लावर का तो वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि हमारी डोमेस्टिक जो मार्केट है यहाँ पर लूज़ फ्लावर का कल्टीवेशन और प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ लूज़ फ्लावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन कट फ्लावर की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ कट फ्लावर की मार्केट तो नहीं है, लेकिन हाँ हम प्रोडक्शन करते हैं फॉर द इंटरनेशनल मार्केट के लिए, है ना। उसी तरह गुलाब के
प्रोसेस्ड प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे रोज़ वाटर, रोज़ ऑयल, गुलकंद, पंखुड़ी। तो इतने तरह से हम लूज फ्लावर, कट फ्लावर और प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर हम इसके कमर्शियल यूज़ को हम देखते हैं, या इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, और एज अ लैंडस्केपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी ऊपर के पॉइंट डिस्कस किए हैं वो हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है गुलाब जो है हमारे तरह मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए महत्व रखता है। अब स्टार्ट करते हैं रोज़ का क्लासिफिकेशन। थोड़ा रोज़ के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली रोज़ जो है रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। बेसिक क्रोमोसोम नंबर बेसिक सेट है जो क्रोमोसोम का वो 7 है और डिप्लॉयड होता है 14। ठीक है, तो रोज़ के बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत ही पुराने समय से हम लोग इसको जानते हैं, और अब जब से इसकी ओरिजिन हुई है, इसका मेन जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो चाइनीज़ इंडो चाइना वाला रीजन है, और जो है यूरोपियन रीजन है, जहाँ पर एक नहीं बहुत सारी रोज़ स्पीशीज़ समय समय पर इवॉल्व हुई है। तो इस रीजन में ये जो चाइनीज़ सेंटर ऑफ ओरिजिन है या यूरोपियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पर आप बहुत सारे रोज़ में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, मतलब बहुत तरह की रोज़ स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी ज़्यादा जो रोज़ स्पीशीज़ हैं, कौन सी स्पीशीज़ किससे इवॉल्व हुई है या क्या किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसको पढ़ने के लिए या इसकी स्टडी करने के लिए अमेरिकन रोज़ सोसाइटी ने रोज़ को क्लासीफाई किया है, और उसने जितनी भी रोज़ स्पीशीज़ हैं, जितनी भी मतलब अपने टाइम ऑफ ओरिजिन से ले करके अब तक जितनी भी रोज़ स्पीशीज़ हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ओल्ड गार्डन रोज़ के तौर पे और दूसरा मॉडर्न गार्डन रोज़ के तौर पर। ओल्ड गार्डन जो रोज़ हैं उस कैटेगरी में हमने उन रोज़ की स्पीशीज़ को रखा है जो कि 1867 से पहले तक इवॉल्व हुई हैं, है ना। 1867 से पहले जितनी भी गुलाब की स्पीशीज़ इवॉल्व हो चुकी थी, मतलब कि एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, उन स्पीशीज़ को हम लोग ओल्ड गार्डन रोज़ बोलते हैं, है ना। और उसके बाद 1867 के बाद जितनी भी गुलाब की जो स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं उसको हम मॉडर्न, है ना, वो मॉडर्न रोज़ की कैटेगरी में आते हैं। क्यों हम 1867 को मानते हैं? क्योंकि 1867 में जो है हम लोगों ने पहला रोज़ हाइब्रिड जो है इंट्रोड्यूस किया था, मतलब डेवलप किया गया था पहला रोज़ हाइब्रिड। तो उसके बाद से जितने भी गुलाब हुए थ्रू हाइब्रिडाइजेशन वो सब मॉडर्न की कैटेगरी में आते हैं, और 1867 से पहले जितने थे वो सब ओल्ड के। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जो रोज़ की स्पीशीज़ हैं ओल्ड रोज़ में आती हैं और कौन कौन सी मॉडर्न रोज़ की कैटेगरी है। ठीक है, जबकि ये मॉडर्न रोज़ ओल्ड रोजेज से ही इवॉल्व हुए हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड से हम लोगों ने दोनों को अलग कर दिया है। तो देखते हैं ओल्ड रोज़ में सबसे प्रिमिटिव जो रोज़ स्पीशीज़ है वो है चाइना रोज़, जिसको बोलते हैं रोज़ा चाइनेंसिस। ये इसके साथ इसकी इमेज भी लगी हुई है। फर्स्ट वाली इमेज आप देखिए, ये रोज़ा चाइनेंसिस स्पीशीज़ है, सबसे प्रिमिटिव जो है रोज़ स्पीशीज़ इसको माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि आज जितने भी प्रेजेंट जो रोज़ स्पीशीज़ हैं उनमें उनका एक ना एक पेरेंट रोज़ा चाइनेंसिस ज़रूर है, मतलब सबसे प्रिमिटिव पेरेंट जो है रोज़ा चाइनेंसिस है, उसी से इवॉल्व हुए हैं, है ना। इसी से ग्रीन रोज़ भी इवॉल्व हुआ है, इसी स्पीशीज़ से, जिसको बोलते हैं रोज़ा चाइनेंसिस वैरायटी विरिडी फ्लोरा। ये ग्रीन रोज़ है, इसमें पेटल्स जो हैं वो ग्रीन कलर में होती हैं। ये परपिचुअल फ्लावरिंग टाइप का है और स्मॉल फ्लावर क्लस्टर्स में आते हैं। परपिचुअल फ्लावरिंग का मतलब होता है, परपिचुअल वर्ड का मतलब होता है ईयर राउंड फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग सिर्फ एक सीज़न तक सीमित नहीं रहती है, साल भर में कई बार जो है फ्लावरिंग के फ्लश आते रहते हैं, तो इसलिए ये परपिचुअल फ्लावरिंग टाइप का है। ठीक है, तो आगे आप देखिएगा कि रोज़ा चाइनेंसिस स्पीशीज़ से जितने दूसरे रोज़ स्पीशीज़ इवॉल्व हुए हैं वो लगभग सभी परपिचुअल फ्लावरिंग टाइप के ही होंगे। उसके बाद दूसरी ओल्ड रोज़ है रोज़ा बोर्बोनियाना या बोरबोन रोज़ है। इसका भी ये भी जो है रोज़ा चाइनेंसिस से इवॉल्व हुआ है। ये दो पेरेंट के क्रॉस से इवॉल्व हुआ है, रोज़ा चाइनेंसिस और रोज़ा डेमेसिना। मतलब इसकी स्टडी की गई तो ये देखा गया कि इसके ये दो संभावित इसके पेरेंट हैं, एक है रोज़ा चाइनेंसिस और दूसरा डेमस्क्रोस, जिसको बोलते हैं रोज़ा डेमेसिना। ठीक है, ये भी परपिचुअल फ्लावरिंग टाइप है। फ्लावर सेंटेड होता है, इसके डबल और सिल्की नेचर का होता है। ये भी सिंगल या क्लस्टर में आता है। तीसरी रोज़ स्पीशीज़ है नॉइसेट रोज़,
है ना। नॉइसेट रोज़ ये तीसरी कैटेगरी है, ये भी इवॉल्व हुई है दो रोज़ स्पेशीज़ के क्रॉस से, रोज़ा चाइनेंसिस और रोज़ा मॉस्काटा। ये क्लाइंबिंग नेचर का है, क्योंकि रोज़ा जो मॉस्काटा स्पेशीज़ है ये क्लाइंबिंग नेचर की है, तो इसलिए जो नॉइसेट रोज़ है ये क्लाइंबिंग नेचर का है, और रोज़ा चाइनेंसिस परपिचुअल फ्लावरिंग टाइप का है, इसलिए नॉइसेट रोज़ में परपिचुअल फ्लावरिंग होती है। मीन्स इसमें भी देखिए फ्लावरिंग थ्रू आउट द सीजन, यानी दोनों पेरेंट के कैरेक्टर नॉइसेट रोज़ में हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिड परपीचुअल। ठीक है, हाइब्रिड परपीचुअल जो है ये ऐसा माना जाता है कि जितनी भी रोज़ स्पेशीज़ इवॉल्व हुई हैं उसमें सबसे लेटेस्ट मतलब ओल्ड रोजेज़ में सबसे लेटेस्ट ओल्ड रोज़ है हाइब्रिड परपीचुअल, जो कि हाइब्रिड टी से जस्ट पहले ही जो फर्स्ट हाइब्रिड टी या पहला जो मॉडर्न रोज़ इवॉल्व हुआ था उसके जस्ट पहले इसका इवोल्यूशन हुआ है ना, मतलब ये एग्जिस्टेंस में आया। और ऐसा माना जाता है कि ये रोज़ा चाइनेंसिस, रोज़ा गैलिका या रोज़ा सेंटिफोलिया का ऑफ स्प्रिंग है। ये हाइब्रिड परपीचुअल नाम ज़रूर है, पर ये परपीचुअल फ्लावरिंग टाइप नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए कि हाइब्रिड परपीचुअल क्या परपीचुअल फ्लावरिंग हैबिट का है, तो आप आंसर करेंगे कि नहीं, ये परपीचुअल फ्लावरिंग टाइप का नहीं है, ये जो है साल में एक बार ही इसमें जो है फ्लावरिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है टी रोजेज़ की, है ना। इसे टी रोजेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है टी लीव्स की जैसी इसकी एरोमा है, एक अलग तरह की एरोमा, डिस्टिंक्ट एरोमा है, इसीलिए इसको टी कैटेगरी में ही इसको नाम ही दिया गया है टी रोजेज़, है ना। इसको टी सेंटेड चाइना रोज़ भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दे नोन टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोज़ा चाइनेंसिस, मतलब रोज़ा चाइनेंसिस से इवॉल्व हुए होंगे, और रोज़ा जिजेंटिन मतलब मणिपुर टी रोज़ के क्रॉस से इवॉल्व हुए, मतलब उन दोनों के हाइब्रिड से। तो देख रहे हैं आपके जितने भी ये बॉर्बन रोज़ है, नॉइसेट रोज़ है, हाइब्रिड परपीचुअल है या टी रोजेज है, इन सब का पेरेंट कहीं ना कहीं रोज़ा चाइनेंसिस है, जो कि सबसे प्रिमिटिव रोज़ स्पेशीज़ है। उसके बाद सिक्स्थ है पॉलियंथा रोजेस। पॉलियंथा जो रोज़ है, ये रोज़ की कैटेगरी है, ये भी रोज़ा चाइनेंसिस और रोज़ा मल्टीफ्लोरा के क्रॉस से इवॉल्व हुई है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशीज़ है मॉडर्न जो रोज़ के इवोल्यूशन। अभी हम लोग जब आगे मॉडर्न रोजेस के बारे में देखेंगे तो पॉलियंथा जो स्पेशीज़ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज के जो मॉडर्न रोज़ के इवोल्यूशन में। तो ये कैसा होता है, ये ड्वार्फ टाइप का प्लांट होता है, स्मॉल फ्लावर्स आते हैं लार्ज क्लस्टर्स में, है ना। मतलब फूल छोटे छोटे आएंगे, लेकिन जो फूलों का क्लस्टर होगा, जो गुच्छा होगा, वो बहुत बड़ा होगा। ये भी फ्री फ्लावरिंग है और परपीचुअल बियरिंग हैबिट है, यानी इसमें भी ईयर राउंड फ्लावरिंग होती है। तो आप देखिए जितने भी ये रोज़ स्पेशीज़ है जिनके पेरेंट्स रोज़ा चाइनेंसिस हैं, वो सभी परपीचुअल फ्लावरिंग टाइप के हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो इन स्पेशीज़ का आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि ये ओल्ड रोजेज जो कि रोज़ा चाइनेंसिस से जितने भी इवॉल्व हुए हैं, ये सभी परपीचुअल फ्लावरिंग टाइप के हैं, यानी ईयर राउंड इनमें कई बार फ्लश आता है। नेक्स्ट है फ्रेंच रोज़, रोज़ा गैलिका। ये भी रोज़ा चाइनेंसिस के ही माना जाता है कि जितना पुराना रोज़ा चाइनेंसिस रोज़ स्पेशीज़ है, उतना ही लगभग पुराना रोज़ा गैलिका है। मतलब ओल्डेस्ट टाइप का कल्टिवेटेड रोज़ है जो कि चाइनेंसिस के ही इक्विवेलेंट है। इट इंक्लूड्स पिंक और क्रिम्सन कलर विद गुड फ्रेगरेंस, है ना, जिसमें पिंक और क्रिम्सन कलर के फ्लावर्स आते हैं और फ्रेगरेंस भी इसकी अच्छी होती है। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। उसके बाद एट्थ है, देखिए डेमासीना, रोज़ा डेमासीना। रोज़ा डेमासीना जो स्पेशीज़ है वो कैसे इवॉल्व हुई है, रोज़ा विनेशिया और रोज़ा गैलिका के क्रॉस से ये स्पेशीज़ इवॉल्व हुई है ना। अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि रोज़ा डेमासीना का एक जगह और नाम आया था, जो कि जब रोज़ा बॉर्बोनियाना रोज़ के इवोल्यूशन में जो है रोज़ा डेमासीना एक पेरेंट है। थोड़ा सा आप लोगों को इसको मन लगा के याद करना होगा कि कौन सा रोज़ स्पेशीज़ के कौन से पेरेंट है ना। तो रोज़ा डेमासीना इवॉल्व हुआ है रोज़ा विनेशिया और रोज़ा गैलिका, यानी रोज़ा विनेशिया और फ्रेंच रोज़ के क्रॉस से डेमासीना इवॉल्व हुआ है, और रोज़ा डेमासीना और रोज़ा चाइनेंसिस के क्रॉस से फिर रोज़ा बॉर्बोनियाना इवॉल्व हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको एक चेन याद रखनी होगी। वैसे हमने अरेंज कर रखा है स्पेशीज़ वाइज, इवोल्यूशन वाइज, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद है रोज़ा एल्बा, एल्बस 9th वाला देखिए, रोज़ा एल्बा, एल्बा मतलब वाइट होता है। रोज़ा एल्बा के जो पेरेंट है वो है रोज़ा कोरिम्बिफेरा और रोज़ा गैलिका, रोज़ा कोरिम्बिफेरा और रोज़ा गैलिका, मतलब इसका एक पेरेंट रोज़ा गैलिका है। एल्बा कंस्टिट्यूट ट्रूली ओल्ड गार्डन रोज़, ये बहुत ही पुराना गार्डन रोज़ माना जाता है, बहुत ही हार्डी होता है और वाइट कलर या लाइट पिंकिश कलर के इसमें फ्लावर आते हैं विद डिलाइटफुल फ्रेग्रेंस, माइल्ड फ्रेग्रेंस भी इसकी होती है। नेक्स्ट स्पीशीज है कैबेज रोज़, ये भी ओल्ड रोज़ की कैटेगरी में आते हैं, इसको बोलते हैं रोज़ा सेंटीफोलिया। कैबेज रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पेटल्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल जैसे पत्ते गोभी की में पत्ते नहीं अरेंज रहते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड रहते हैं, बिल्कुल कैबेज रोज में भी बिल्कुल वैसे ही जो है पेटल्स की ओवरलैपिंग रहती है, इसीलिए उसका नाम ही कैबेज रोज रखा गया है। इसमें एक फूल आता है, सिंगल आता है, सोलिटरी रहता है, क्लस्टर में फ्लावर नहीं आते हैं। उसके बाद 10th है मॉस रोज। मॉस रोज एक्चुअली कैबेज रोज से ही इवॉल्व हुआ है, बस उसका म्यूटेशन है। कैबेज रोज यानी रोजा सेंटीफोलिया में एज अ म्यूटेशन ये मॉस रोज जो है इवॉल्व हुआ है। और इसमें म्यूटेशन किस कैरेक्टर को लेकर के है कि इसकी जो प्लांट बर्ड्स देखिए या इसकी जो स्टेम है इस पर आपको मॉस ग्रास जो होती है, अगर आपने नहीं देखी तो थोड़ा सा देखिएगा, मॉस ग्रास की जैसे ग्रोथ हुई हो उसके ऊपर, आप देख सकते हैं इमेज में जो बर्ड्स हैं मॉस रोज में, जो ये जो बर्ड्स हैं इसके ऊपर देखिए ग्रीन ग्रीन सा जैसे लग रहा है घास उगी हुई है, तो ये जैसे लग रहा है कि मॉस ग्रास उगी हुई है ऑल ओवर द प्लांट, सीड पॉट सेपल्स पर, है ना, तो ये इसका ये म्यूटेंट फीचर है। उसके बाद नेक्स्ट है मस्क रोज, रोजा मॉस्काटा, ये सब ओल्ड रोजेस की कैटेगरी हैं, ठीक है। तो इस मतलब जो है 12-13 कम से कम रोज स्पीशीज है। मस्क रोज, रोजा मॉस्काटा, ये मस्की फ्रेग्रेंस का फ्लावर है, ये भी गुड श्रब रोज है एज वेल एज पिलर रोज के तौर पे इसको जो है, क्योंकि थोड़ा सा क्लाइंबिंग नेचर का होता है रोजा मॉस्काटा, हम लोगों ने पीछे देखा था रोजा मॉस्काटा और रोजा चाइनेंसिस के क्रॉस से नॉइसेट रोज इवॉल्व हुआ था जो कि क्लाइंबिंग नेचर था, क्योंकि रोजा मॉस्काटा ये भी क्लाइंबिंग नेचर का रोज है, इसीलिए इसको पिलर रोज इसलिए कहते हैं क्योंकि पिलर्स वगैरह पर इसको क्लाइंब करा करके इसको हम ट्रेन करते हैं, या दीवालों पर इसको ट्रेन कर सकते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा माना जाता है। 12th है रोजा रुगोसा स्पीशीज। रोजा रुगोसा बहुत ही हार्डी टाइप है ना, विच डू वेल ऑन सी शोर, मतलब कोस्टल एरिया के लिए अच्छी मानी जाती है। वेरी विगरस, बहुत ज़्यादा विगरस होता है इसका प्लांट, और ठंड को लेके रेजिस्टेंसी है। गुड फॉर हेज बिकॉज ऑफ इट्स हाईली थॉर्नी नेचर, ये हेज बनाने के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद लास्ट वन है रोज़ा फोर्टिडा या रोज़ा ल्यूटिया। रोज़ा फोर्टिडा या रोज़ा ल्यूटिया जो है इसको ऑस्ट्रियन बर्ब्रायर भी बोलते हैं, और ये माना जाता है कि आज जितने भी तरह के मॉडर्न रोज़ में जितने येलो कल्टीवर्स हैं गुलाब के, वो सभी कहीं ना कहीं रोज़ा ल्यूटिया से ही इवॉल्व हुए हैं, यानी मेन सोर्स रोज़ा ल्यूटिया ही है। आज के जितने भी येलो कलर के जो है रोज़ हैं या येलो कट फ्लावर जो है रोज़ के, वो सब इसी से इवॉल्व हुए हैं। तो ये इतने तरह के जो है ओल्ड गार्डन रोज स्पीशीज़ हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इनकी कि जितने भी ये ओल्ड गार्डन रोजेज़ हैं ये सभी हार्डी नेचर के हैं, कुछ ज़्यादा हैं कुछ कम है, लेकिन सभी हार्डी हैं, सभी ज़्यादातर किसी न किसी डिजीज़ या मतलब किसी न किसी एबायोटिक के लिए रेजिस्टेंसी है ना, ड्रॉट टॉलरेंट है, कोल्ड टॉलरेंट है, इसलिए इन सभी ओल्ड गार्डन रोज स्पीशीज़ को अभी हम आगे देखेंगे कि इसको एज अ रूट स्टॉक के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मॉडर्न रोज। मतलब मॉडर्न रोज को मल्टीप्लाई करने के लिए हम ओल्ड रोज कि ये जो स्पीशीज़ हैं इनको एज अ रूट स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और मॉडर्न रोज़ को एज अ साइन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न रोज़ कौन कौन से हैं। ये अभी इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।